नमस्कार। प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो हम पढ़ रहे हैं। बंगाल वाले इलाके में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ चुके हैं और महाराष्ट्र वाले इलाके में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ चुके हैं। आज हम पंजाब और दिल्ली वाले क्षेत्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब, उसके बाद दिल्ली। मैं आपको बताऊं, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन होने का जो मेन कारण था ना, वहाँ पे बढ़ाया हुआ टैक्स कारण था। और टैक्स अंग्रेजों ने क्यों बढ़ाया था वो समझते हैं। ये पंजाब वाला इलाका मैप में आप देख रहे हैं। पंजाब मतलब समझिए आज हमारा जो पंजाब है इंडिया के अंदर और जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब वाला हिस्सा है, वो दोनों मिलाकर, इन दोनों जगहों पर अगर देखा जाए हमारे वाले पंजाब में तो उस समय भी कृषि पैदावार बहुत होती थी, उपजाऊ बहुत था। लेकिन जो पाकिस्तान के पास पंजाब है वहाँ पर पैदावार हमारी अपेक्षा कम हो रही थी, इसलिए वहाँ लोग बहुत कम बस रहे थे। सभी लोग ज़्यादातर यहीं बस रहे थे, ज़्यादातर लाहौर वाले क्षेत्र तक सीमित थे। तो अंग्रेजों ने एक स्कीम लगाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा यहाँ 5 नदियाँ हैं भैया, आप जानते हैं सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियाँ। ये 5 सहायक नदियाँ, उन्होंने दिमाग लगाया अगर इन सभी नदियों को आपस में मिला दिया जाए, अर्थात नहरों के माध्यम से मिला दिया जाए, तो कई क्षेत्रों में पानी पहुँच जाएगा, वहाँ पर कृषि होने लग जाएगी। ऐसा उन्होंने कर दिया। तो देखिए, ये जो लाइनें हैं छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब में ना ये नदियों में मिलाई हुई, नदियों के बीच मिलाई हुई ये नहरें हैं। तो इन नहरों के माध्यम से यहाँ क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो गया। तो यहाँ पे कॉलोनियाँ बसाने लग गए अंग्रेज। जैसे चंडीगढ़ बसाया गया है ना, वैसे यहाँ पर कॉलोनियाँ वो बसाने लग गए और लोग यहाँ आने लग गए, बसने लग गए। लेकिन यहाँ पर लोग रह तो रहे थे, मगर अंग्रेजों ने यहाँ पे टैक्स जो है बहुत बढ़ा दिया था, टैक्स बहुत अधिक कर दिया था। क्योंकि उनका खर्चा हुआ था भाई, ये सब करने में उनका बहुत खर्चा हुआ था। और प्लानिंग वो 1880-85 से ही कर रहे थे अंग्रेज, और इनकी इस जगह पर पूरी प्लानिंग जो है 1940 तक चली। लेकिन दिक्कतें शुरू से ही आने लग गई, 1905, 1904, 6 तक दिक्कतें आने लग गई। अब यहाँ पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया। टैक्स तो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो एक कानून लेकर आ गए, पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन, ये बिल 1906 का ये बिल था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने ये निश्चित किया हुआ था कि इस क्षेत्रों में, इस पंजाब वाले रीजन में जो कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे लोग जो बसे हुए हैं, उन किसानों के बारे में ये बिल था कि भैया आपको इतना टैक्स तो देना पड़ेगा, फिक्स कर दिया। और दूसरे नंबर पर ये कह दिया कि जिन किसानों के उत्तराधिकारी नहीं हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं, तो वो अपनी ज़मीनों को किसी और को नहीं दे सकते, अंग्रेज उनको हड़प लेंगे उनके मरने के बाद। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ना, हड़प नीति अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वैसा ही कुछ आप समझ सकते हैं कि किसानों की ज़मीन उनकी पुश्तैनी ज़मीन नहीं होगी। जब तक वो हैं, उनके बच्चे अगर हैं, उनका वंश चल रहा है, तब तक ठीक है। उनका वंश नहीं होगा तो किसी अपने रिश्तेदार को नहीं दे सकते, अपनी पुत्री को नहीं दे सकते हैं, उनसे वो ज़मीन बाद में ले ली जाएगी। इस कारण से लोग भड़के हुए थे और एक क्रांतिकारी आंदोलन होने की वहाँ पर शुरुआत हो गई। और 2 लोग सामने आए, वैसे तो बहुत लोग थे लेकिन मुख्य तौर पर 2 लोग, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह के बारे में आप जानते हैं, ये भगत सिंह के चाचा जी थे, सगे चाचा थे भगत सिंह के। लाला लाजपत राय ने पंजाबी न्यूज़पेपर चलाया लाला लाजपत राय ने, और सरदार अजीत सिंह ने भारत माता न्यूज़ पेपर चलाया। इसके माध्यम से ये क्रांतिकारी आंदोलन को फैला रहे थे। आगे बढ़ने से पहले दिमाग में तो ये क्लियर है ना आपके भैया, बंगाल का विभाजन हो चुका है 1905 में ही, और आपको माहौल समझ में आ ही गया कि वैसे भी अंग्रेजों के खिलाफ ही है माहौल। तो सरदार अजीत सिंह ने भारत माता न्यूज़पेपर चलाया, लाला लाजपत राय ने पंजाबी न्यूज़पेपर चलाया। ये सरदार अजीत सिंह वही हैं जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत होती है भैया, सरदार अजीत सिंह जो है ना, ये लाला लाजपत राय की सहायता लेकर एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन का नाम है अंजुमन ए मोहिबन ए वतन, ये इस संगठन का नाम है। इसका मतलब होता है भैया ऐसा संगठन जो अपने देश के लिए कुछ भी कर जाए, प्यार करता हो देश से, सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ देयर कंट्री, ये इसका मीनिंग है। तो सरदार अजीत सिंह ने ही नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये गुप्त संगठन जो चलाया गया था सरदार अजीत सिंह के ही द्वारा चलाया गया था। इससे थोड़ी सी दूरी पे थे लाला लाजपत राय, पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे। इसी कारण से उनको क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं हम मानते, ज़्यादातर उनको हम उग्रवादी नेता के रूप में ज़्यादा याद करते हैं, उनको क्रांतिकारी हम नहीं मानते हैं। ठीक है, वो उग्रवादी नेता
के तौर पर उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। लाला लाजपत राय वही हैं जिनको 1928 में सिर पे जब लाठियाँ लगी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत आया था ना, उसका विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको लाठी लगने के कारण मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। अब ये 1906 में संगठन तो बना दिया इन्होंने, लेकिन हुआ क्या कि 1907 में अंग्रेजों का प्रहार हुआ। सरकार ने पंजाब में जो राजनीतिक सभाएं हो रही थी उस पर भी बैन लगा दिया, बंद लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी राजनीतिक सभा नहीं होगी, और सभी बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। इवन लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद बर्मा की जो मांडले जेल है, जहाँ पर आगे चलकर हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनको भी 6 साल की सज़ा हुई थी, तो जेल भेज दिया दोनों जने को, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। जब ये जेल चले गए ना, तो जेल के बाद आंदोलन रुक गया। पंजाब में जो आंदोलन है वो रुक जाता है, और जब रुक जाता है शांति हो जाती है। अंग्रेज के द्वारा जो ये बिल लाया गया था, पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल, ये वापस ले लिया जाता है। और जो भूमि पे टैक्स लगाया गया था बहुत, नहरों का पानी जब किसान यूज़ करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स जो लिया जाता था ना, वो भी कम कर दिए गए। और उसके बाद लाला लाजपत राय अजीत सिंह को छोड़ दिया गया। लेकिन ये दोनों जने आके चुप बैठने वाले थे नहीं, इन्होंने आंदोलन करना चाहा, लेकिन पूरी जनता इन्वॉल्व नहीं हुई, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे चल ही रहा था। ठीक है, तो ये है कहानी पंजाब की। सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय जी के बारे में आपको यहाँ समझना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, आपको मेन समझ में आ गया। कारण क्या था? कारण वही था कि जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, पानी के ऊपर जो रेट थे नहरों के पानी यूज़ करने के लिए, वो बढ़ा दिए थे, ये सब कारण था। और जो कानून आया था वो भी था कारण। अब दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, इस दिल्ली षड्यंत्र केस में जो लोग शामिल थे वो पंजाब वाले रीजन के, पंजाब के क्रांतिकारी भी शामिल थे, बंगाल के क्रांतिकारी भी शामिल थे इसमें। ये दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है 1912 में? आपको पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। यहाँ पर जॉर्ज पंचम आए थे ना, और उनकी वाइफ भी आई थी, और उनको भारत का सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय थे, और वहाँ पे 2 निर्णय लिए गए थे कि पहला तो ये था कि भैया जो बंगाल का विभाजन हमने घोषित किया है वो रद्द कर देंगे, ठीक है, और दूसरा ये लिया था कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली। तो ये निश्चित यहाँ कर लिया गया था, और यहाँ 1912 में ये प्रोसेस चल रहा है राजधानी को ट्रांसफ़र करने का। दिसंबर का महीना है, राजधानी ट्रांसफ़र हो रही है कलकत्ता से दिल्ली, और उसी बीच हमारे जो ये लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। हाथी पे सज धज के जा रहे होते हैं, इनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। हालांकि ये जो षड्यंत्र था, ये इनको मारने का अटेम्प्ट फेल हो गया था। यही पूरी कहानी है। भारत के वायसराय क्या कौन है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो दिसंबर का महीना था, कलकत्ता से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके थे, दिल्ली में आराम से पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने ये तय कर रखा था कि 5-10 किलोमीटर जो है ना, हम हाथी से पूरा दिल्ली घूमेंगे, और पूरा भीड़ थी, पूरी समारोह था, एक फंक्शन था। तो हाथी पे ये और इनकी वाइफ सब बैठे हुए थे, इनके बॉडीगार्ड सब बैठे हुए थे, आ रहे थे। यूं ही चांदनी चौक पर पहुंचते हैं, इनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है, और इस बम में इनका जो हाथी वाला चला रहा था ड्राइवर, जिसे महावंत कहते हैं, वो मर जाता है, और ये घायल हो जाते हैं। इनकी वाइफ भी घायल हो जाती है, वो बच जाते हैं। ठीक है, ये सब बता ही दिया हमने, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ये घटना है 12 दिसंबर 1912 की। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इसमें बच जाता है, और इसमें शामिल थे पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारी शामिल थे। मेन जो मास्टरमाइंड माना जाता है वो रास बिहारी बोस जी को माना जाता है, रास बिहारी बोस। और इसके अलावा कई और लोग जो इसमें पकड़े गए थे। लाला हनुमंत सहाय, इनको काले पानी की सज़ा हो गई। अमीर चंद को फांसी हो गई, अवध बिहारी को फांसी हो गई, बसंत कुमार विश्वास को फांसी हो गई, और भाई बाल मुकुंद को भी फांसी हो गई। 12-13 लोग इसमें शामिल थे, ऐसा कहा जाता है, और सब पंजाब के क्रांतिकारी और बंगाल के क्रांतिकारी शामिल थे। इसमें मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस को माना जाता है ज़्यादातर इतिहासकारों के द्वारा। ये बच जाते हैं किसी तरीके से छुप छुपा कर। 1916 तक भारत में रहते हैं, और 1916 के बाद ये जापान चले जाते हैं। तो ये रास बिहारी बोस हैं। एक रास बिहारी घोष भी हैं, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। रास बिहारी घोष तो वही है जो 1907 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, जब बंटवारा हो गया था कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भैया, दिल्ली में क्रांतिकारी
जो षड्यंत्र रचा गया था 1912 में। बहुत सिंपल है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का नाम याद रख लीजिए, उसी को मारने के लिए षड्यंत्र था। और किसको किसको फांसी हुई थी वो नाम याद रख लीजिए, रास बिहारी बोस जी का नाम याद रख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद वाली वीडियो में हम विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो हम समझेंगे। विदेशों में हमारे लोग रहते थे ना, हमारे एनआरआई लोग रहते थे, वो हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए वहाँ भी क्रांतिकारी, वहाँ बैठ के क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं, तो वो हम समझेंगे अगले वीडियो में। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।